हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शेषु ने उस वुडन प्लेट को पकड़ रखा था और उसे पूछने लगा कि इतने बुरे तरीके से क्यों खा रही हो, जैसे तुम्हें कभी खाने को ही ना दिया गया हो। ये बोली कि ये सब कुछ तुमसे शादी करने की वजह से हो रहा है, शादी तक मुझे खुद को भूखा रखना होगा। शेषु कहने लगा कि वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इस बात पर वुयू शर्मा गई और पूछने लगी कि 3 दिन में हमारी शादी है, अगर किसी रिलेटिव को इन्वाइट करना चाहते हो तो अभी से बता दो। वो बोला कि जरा मुझे सोचने दो, अगर मैंने किसी को अपने हाथ से ना मारा हो। वुयू शर्मिंदा हो गई कि माफ करना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने किसी को भी नहीं मारा। इसके बाद शेषु उसे एक प्यारा सा पेंडेंट देता है जो दिखने में तो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन तभी वो उसका बटन दबाता है जिससे सुइया बाहर निकल आई थी। कहने लगा कि इसमें एनेस्थीसिया भरा हुआ है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट। अगर कभी मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करूँ तो इसको मुझ में पिंच कर देना, मेरी प्यारी सी होने वाली बीवी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इधर वुयू इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि बेचारी वहाँ से नीचे गिर पड़ी। नेक्स्ट सीन 3 दिन बाद का दिखाया गया। वुयू की शादी होने वाली थी। सियोवानी से कॉल पर बात करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं वापस आ रहा हूँ। जरा मुझे अपना वेडिंग ड्रेस तो दिखाओ, क्योंकि वो किसी मिशन पर आउट ऑफ सिटी गया था। कॉल कटने के बाद किसी लड़की ने इसको पानी पकड़ाया और ये थैंक्स कहकर पीने लगती है, लेकिन बाद में देखा कि वो रुई थी और इसने इसमें ड्रग मिला रखा है, जिसे पीने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। रुई एक रन को ले आई थी कि ये अब तुम्हारी हो गई और वो शादी के लिए भी तैयार हो जाती है। ड्रिंक की बोतल में भी उसने नशा मिला दिया था, क्योंकि वो गुयन चिंग के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने का कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती। इधर उस रन को किसी की आवाज आई, जिसे देखने के लिए वो बाहर आता है और पीछे से वुयू ने उसे किसी चीज से दे मारा, क्योंकि असल में वो बेहोश हुई ही नहीं थी। उसे पहले से ही रुई के नेल से शक हो गया था, उसके सामने बेहोश होने का नाटक कर रही थी। दूसरी तरफ सियोवान भी यहाँ पर पहुँच आया था और कहता है कि जब तक वुयू की शादी नहीं हो जाती मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता। उधर वुयू अपने ब्राइड रूम में पहुंचती है और रुई को देखकर कहती है कि ये तुम क्या तमाशे बना रही हो। वो बोली कि तमाशा मैं बना रही हूँ, तुम्हें पता है कि मैं गुयन चिंग को पसंद करती हूँ, अब देखते हैं कि हमें उसे कौन जीतेगा। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई थी और तब तक शेषु आकर रुई को किसी चीज से मारते हुए बेहोश कर देता है। वुयू को तो पता तक नहीं चला। खैर वो गिरते संभलते हुए वेडिंग हॉल में पहुंच जाए और शेषु से कहने लगी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं किस मुसीबत का सामना करके आ रही हूँ, और वो बोला कि बहुत प्यारी लग रही हो। वुयू ने जल्दी से शादी का डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टार्ट करवा दिया था, इससे पहले कि सियोवान आ जाए। सियोवान वहाँ पर आ भी गया था तो इसने जल्दी से बुके आगे कर लिया, और जब इससे भी काम नहीं बना तो आगे आते हुए उसे बातों में लगाना चाह रही थी, लेकिन गलती से उसकी आंखों में चमकीली चली गई और उसकी आंखें खुल ही नहीं रही। वुयू उसे जाकर धोने के लिए कहती है, पर वो बोला कि जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारा हाथ दूल्हे के हाथों में ना दे दूं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। शेषु डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके सियोवान को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। खैर इसके बाद सियोवान बंद आंखों से ही वुयू का हाथ उसके हाथ में दे देता है। उसको अभी तक इस बारे में नहीं पता कि आखिर दुल्हा है कौन। खैर उसके यहाँ से जाने के बाद शादी के बाकी रस्मात पूरे किए जाते हैं, जैसे एक दूसरे को रिंग पहनाना, और वेडिंग किस के बगैर शादी कंप्लीट कैसे हो सकती थी। वुयू तो अवॉइड करना चाह रही थी, मगर शेषु उसे सबके सामने किस करने लगा और सब लोग इन्हें देखकर क्लैपिंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में उस ड्रिंक का शेषु पर बुरी तरह से असर हो रहा होता है, जिसमें रुई ने ड्रग मिला रखा था, और वुयू कहने लगी कि जल्दी जल्दी से पानी पियो। 3-4 बोतल पानी पीने के बावजूद भी उसका असर खत्म नहीं हुआ, तो अब वो खुद को काम डाउन करने के लिए रुई की तरफ बढ़ने लगा, जबकि रुई उसे दूर दूर जाती जा रही थी। शेषु समझ गया था। वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें पेंडेंट दिया था प्लीज उसको मुझ में पिंच कर दो। उसके कहने पर वुयू भी अब बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। वुयू सारी रात उसके बारे में सोचती रही कि आखिर ये क्या हो रहा है, और सुबह खुद को उसके पास देखकर जल्दी जल्दी से उठ गई थी। तभी उसे सियोवान की कॉल आ रही थी और कहने लगा कि मैं लंच करने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वुयू उसके लिए डोर ओपन करते हुए कहती है कि भाई मेरे हस्बैंड को देखकर कोई बड़ा रिएक्शन मत देना, जबकि सियोवान ने उसे पीछे हटने के लिए कहा, और जैसे ही वो अंदर इंटर हुआ और उसने शेषु को देखा तो उसको तो जैसे बहुत बड़ा शौक लग गया। गाइज यहीं पर रुक जाओ, आप लोगों को एक मजे की बात बताती चलूं। चाइनीज ड्रामास देख देख कर मैं चाइना से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि मैं स्टूडेंट बनकर चाइना ही पहुंच आई, वो भी स्कॉलरशिप पर। अब आप मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट पर मेरे ही लेंस के थ्रू देख सकते हैं कि क्या चाइना सच में ही वैसा है जैसे कि ड्रामास में दिखाया गया। वैसे ही प्यारी प्यारी सी पागल लड़कियां और वैसे ही हैंडसम, केयरिंग और जेंटलमैन, क्या इस तरह के लड़के और लड़कियां सच में यहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सिर्फ यही नहीं बल्कि वो लोग जो मेरी तरह चाइना में आकर स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि फ्री में, वो जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट एस्टन विस्पर को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं आपको सारी गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ।
हो, शिएशु भी इसे देख रहा था और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ शिएशु सियोवान को गले से पकड़ते हुए उसको कह रहा था कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, और आज उसने ये बड़ा सरप्राइज दे दिया और फाइनली उसने आज ये सरप्राइज दे दिया। गाइज, इसका मतलब तो ये हुआ कि शिएशु को वूयो से कभी प्यार था ही नहीं, वो उसके करीब सिर्फ इसलिए आना चाहता था ताकि सियोवान से बदला ले सके। हम कैसे भूल सकते हैं कि रन लोगों में इमोशंस नहीं होते। शिएशु वूयो से कहने लगा कि तुमने ठीक कहा था, तुम्हारा भाई मुझे देखकर बहुत शॉक्ड हो गया। फ्लैशबैक से हम देखते हैं जहाँ सियोवान ने शिएशु की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसे कहता है कि खबरदार, अगर तुमने फिर कभी भागने की कोशिश की तो तुम्हारी लाइफ अब मेरे कंट्रोल में है, तुम कहीं नहीं जा सके। इसी दौरान ही मौका देखकर शिएशु उसको गले से पकड़ते हुए कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो बड़ा सरप्राइज दूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया था। नेक्स्ट सीन में तीनों साथ बैठकर लंच कर रहे थे और सियोवान उससे पूछने लगा कि तुम मरे नहीं, तो वो बोला कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस मेरी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन उन लोगों ने कब मुझे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया ये तो आपको पता होगा। सियोवान बोला कि हमारी फोर्सेस कोई भी इलीगल काम नहीं करती, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा। यानी कि जान के भी अनजान बन रहा था। पूछने लगा कि तुम मेरी बहन से कब मिले, जिस पर वो बोला कि ये तो बनी ही मेरे लिए है, इस जिंदगी में तो ये मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकी, और भैया तुम फिक्र नहीं करो, मेरे साथ रहेगी तो मैं वूयू का पूरा ख्याल रखूंगा। ये सारी बातें वही है जो सियोवान ने शिएशु को पहले कही थी। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर कुछ कर भी नहीं सकता, और शिएशु उसके सामने वूयो से प्यार होने का नाटक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बर्तन धो रहे थे और एक दूसरे पर लफ्जों की गोलाबारी कर रहे होते हैं। सियोवान कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम वूयो के टाइप के नहीं, और वो बोला कि अच्छा फिर उसने मुझे खुद कैसे चूज किया। इस बात पर सियोवान को गुस्सा आ गया और चुटकी बजाकर उसे घुटनों के बल बिठा दिया। कहने लगा कि देखा तुम्हारी हड्डियां आज भी मुझे ही सुनती है। मतलब कि शिएशु की बॉडी को कंट्रोल में करने के लिए उसने कुछ साल पहले ऐसा कुछ तो किया होगा। जबकि शिएशु कहने लगा मगर तुम्हारी बहन मेरे कंट्रोल में है, अगर मैंने एक आवाज दी तो वो दौड़ते हुए आएगी। जैसे ही उसने वूयू को आवाज दी तो वो दौड़ते हुए आ गई और ये कहने लगा कि जरा मेरे बाजू तो रोल करना। सियोवान कहता है कि मैं कर देता हूँ, मगर रुई बोली कि नहीं नहीं भाई आपके हाथ गीले हैं। उसके स्लीव्स को रोल करने के बाद रुई वहाँ से चली गई थी और इधर सियोवान गुस्से में उसे घूरता रहा कि मेरी बहन से दूर रहो, उसे कोई भी नुकसान मत पहुँचाना, जो भी बदला लेना चाहते हो मुझसे लो, घर पैसा स्टेटस जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। शिएशु बोला कि मैं तो बस हेल्दी रहना चाहता हूँ तुम्हारी बहन के साथ हमेशा के लिए, और उसको भी तो वायरस को अपनी बॉडी में कंट्रोल रखने के लिए मेरी जरूरत है ना। सियोवान कहने लगा कि तुम दोनों फिजिकल कांटेक्ट बना चुके हो तो मेरे ख्याल से अगर तुम उससे थोड़े टाइम के लिए दूर भी रहो तो तुम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगे। यानी कि वो कुछ तो प्लान कर रहा था। इसके बाद वो वूयू के पास आता है और बताने लगा कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेज में एक वैकेंसी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड को वहाँ जॉब दिला दूं, और वैसे भी बॉर्डर पर जाने का एक स्पेशल मिशन मिला है जिसका एक्स्ट्रा बोनस भी काफी ज्यादा है। वूयू उसके पास आकर मना कर रही थी कि भैया अगर वो वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो, जिस पर सियोवान ने जवाब दिया कि इनहिबिटर्स है ना। तभी शिएशु आकर उसे पीछे करते हुए कहने लगा कि सीधे होकर बैठो। सियोवान को अपनी बहन को उसके हाथों में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि अगले ही हफ्ते तुम इस मिशन पर जाने वाले हो, इसलिए तैयार रहना। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। इधर वूयू शिएशु से कहने लगी कि थोड़े से बर्तन धोने के बाद तुम्हारे घुटने दुखने लगे हैं, जबकि वो इसे पकड़कर अपने लैब पर बिठाते हुए कहने लगा कि क्यों ना तुम आज रात मेरा अच्छे से ख्याल रखो। वूयू खुद को छुड़ाते हुए वहाँ से भाग निकली, ये कहकर के बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इधर सियोवान गाड़ी में वापस आकर अपनी साथ वाली लड़की ली शियोंग से कहने लगा कि मैंने शिएशु के लिए बॉर्डर का ट्रिप अरेंज कर दिया है, उसे वहीं पर ले जाकर गायब कर दो। ली शियोंग कहने लगी कि हम सीधा सीधा उसे मार क्यों नहीं देते बजाय के गायब करे। सियोवान कहने लगा क्योंकि वो वूयू के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना चुका है और वूयू की बॉडी को स्टेबल रखने के लिए मुझे हर हफ्ते उसकी बॉडी का फ्लूइड चाहिए होगा, इसलिए हमें उसे जिंदा रखना है। दूसरी तरफ डायरेक्टर डिंग कुछ टाइम के लिए लैब से छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाह रहा था कि मेरी कंडीशन अब कुछ बेहतर नहीं है। जैसे ही वो वहाँ से निकला तो इस लड़की को कॉल आती है नया डायरेक्टर चूज होने की। तो ये लड़की पूछने लगी मगर हमारा डायरेक्टर तो ऑलरेडी ही मिस्टर डिंग है। उसने जवाब दिया कि वो कोई डायरेक्टर है ही नहीं बल्कि उसने अपनी फेक सीवी बनाई थी। इधर मिस्टर डिंग भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। गाड़ी में बैठते हुए किसी से कॉल पर बात करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो शिएशु के पास आकर बैठ गया था और उसे कहता है कि सब कुछ अच्छे से हुआ ना, यानी कि वो और शिएशु
शियोशु पहले से ही मिले हुए थे। शियोशु कहने लगा कि आपने पहले बिल्कुल ठीक कहा था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जब शियोशु स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस से भागा था तब मिस्टर डिंग ने ही उसकी जान बचाई थी। बताया कि पहले मैं भी एक रन हुआ करता था। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस ने मेरी बॉडी पर भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली जब मैं उनके हाथ से छूट गया तो अब मैं इस वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इसके बाद उसने बताया कि पहले तो मैं इस लैब में घुसूंगा, उसके बाद तुम्हें भी ले आऊंगा। जबकि शियोशु कहने लगा कि मैं किसी के साथ अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। तब भी जब उसने वुयू पर नजर रखी हुई थी और वो चाहता था कि इसको मुझसे प्यार हो जाए ताकि हमेशा के लिए मेरे साथ रहे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सियोवान से बदला लेना चाहता था। और सियोवान की और कोई भी कमजोरी नहीं थी सिवाय अपनी बहन के। प्रेजेंट में वो मिस्टर डिंग को बता रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसकी बहन के माइंड में ऐसा सब कुछ भर दूंगा कि वो सियोवान को छोड़ देगी। सियोवान के लिए इससे बड़े दुख की और क्या बात हो सकती है, बस एक दफा वुयू मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट बना ले। मिस्टर डिंग पूछने लगा कि क्या तुम लोगों ने अभी तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया? शियोशु कहने लगा कि वो चाहती है कि हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो जाए, उसके बाद ही हम फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे। लेकिन ये सच्चा प्यार क्या होता है? मिस्टर डिंग ने बताया कि तुम रन हो, तुम में इस तरह के कोई इमोशंस नहीं और ना ही तुम समझ सकते हो, लेकिन तुम नाटक अच्छा कर लेते हो, शायद ही उसको यकीन दिला सको। शियोशु को याद आया कि वुयू ने हमेशा मेरे सामने प्यार की बात की है, मतलब कि वो इस इमोशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। इसलिए वो मिस्टर डिंग से कहने लगा कि मैं भी इस प्यार वाले इमोशन को फील करना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं इसे फील कर सकूं? मिस्टर डिंग ने बताया कि फिलहाल के लिए तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं। तभी दूसरी तरफ वुयू ने इनको देख लिया था और दूर से ही आवाज देकर इनके पास आने लगी। शियोशु उसको देखता ही रह गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है, जब भी ये मेरे करीब आती है तो मेरा मूड चेंज हो जाता है, अगर मैं गुस्से में भी हूँ तो मेरा स्माइल करने को दिल करता है। इधर मिस्टर डिंग वुयू से कह रहा था कि चुप चुप कर शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। खैर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। खोलने पर देखा तो ये एक पेन था। शियोशु कहने लगा कि आपके गिफ्ट कभी भी किसी काम के नहीं होते। मिस्टर डिंग कहने लगा कि क्या मतलब, ये एक पेन है, इससे लिखा जा सकता है। खैर बातों ही बातों में मिस्टर डिंग ने बताया कि मैंने वो वाला लैब छोड़ दिया है, मैं खुद का लैब बनाने वाला हूँ और अफिनिटी बी टाइप पर रिसर्च करूंगा। शियोशु क्या तुम मेरा साथ दोगे? वुयू हैरान हो गई कि आपको शियोशु की आइडेंटिटी के बारे में पता है क्या? जिस पर मिस्टर डिंग ने बात बदल दी कि बस अभी अभी ही इसने मुझे सारी रियलिटी बताई। वैसे आज से 30 साल पहले 2 प्रोफेसर ने इसका ट्रीटमेंट बना लिया था, लेकिन आखिरी स्टेज पर कुछ गलती हो गई। और क्या गलती, ये तो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। इसका मतलब कि हमें उन्हें ढूंढना होगा, जो कि बॉर्डर के करीब शायद किसी जंगल में रहते हैं। ये सुनकर वुयू कहने लगी कि शियोशु भी तो वही जा रहा है, मैं भी इसके साथ चलूंगी। खैर अभी मैं क्लास लेने के लिए जा रही हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। और इधर शियोशु मिस्टर डिंग से पूछने लगा कि आप खामखाई से इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? मिस्टर डिंग ने बताया कि तुम वहाँ पर अकेले जा रहे हो, अगर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस ने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो खैर मैं आइंदा इस तरह तुम्हें बताए बगैर कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में वुयू अपने भाई को फोर्स कर रही थी कि मैं शियोशु के साथ जाऊंगी क्योंकि मैं वहाँ जाकर उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। बहुत फोर्स करने के बाद आखिरकार सियोवान को मानना पड़ा कि ठीक है, मैं ली शियोंग और लिंजू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वुयू कहने लगी कि ली शियोंग वही प्यारी सी लड़की है ना जो अक्सर आपके साथ होती है, क्या वो भी एक रन है? और क्या आपने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बना लिया? मुझे याद है जब आप 25 साल के हुए थे तब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई थी। सियोवान उसे खामोश कराते हुए कहता है कि तुम अपने काम से ही काम रखा करो। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि सियोवान की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी, तो उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा था कि किसी रन लड़की का बंदोबस्त करो। इसी दौरान उसने अपने सेंटर में एक लड़की को देख लिया था जो कि ली शियोंग थी और उसने खुद ही ली शियोंग को चूज किया। अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इसे मेरे घर पहुंचा दो। इसके बाद दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सियोवान ने बताया कि मैं चाहता हूं तुम मेरी बॉडी के वायरस को कंट्रोल में रखो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। और ली शियोंग बोली कि मुझे बस यही तुम्हारे घर पर रहना है, मैं वापस उस सेंटर नहीं जाना चाहती, जिसके लिए सियोवान भी मान गया था। इन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और सियोवान ने उसको बताया कि आज से यही तुम्हारा घर होगा। खैर प्रेजेंट में उसने देखा कि वुयू के पांव पर चोट आई है और काफी सूज भी गई वो जगह। और इसके बाद रात को भी जब वो वुयू के घर आया तो उसने देखा कि वुयू के हाथ पर चोट लगी हुई है। अगर इसने रन के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना लिया तो इसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव कैसे है? उससे पूछने लगा कि ये तुम्हें क्या हुआ है। जब वो कोई जवाब नहीं दे पाई तो ये कहने लगा कि चलो आज मैं तुम्हें सही वजह बता ही देता हूँ कि वो लड़का तुम्हारे करीब क्यों आया। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शियोशु घर आता है तो ये दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे और सियोवान पूछने लगा कि बताओ तुमने मेरी बहन
बहन के साथ क्या किया है। वुयू उसके पास जाकर धीरे से कहने लगी कि भाई मेरे हाथ की चोट देखकर गलत समझ रहा है, प्लीज जल्दी से एक्सप्लेन करो। शेशु कहने लगा कि हाँ वो कल रात में जरा हार्श हो गया था, लेकिन आप फिक्र नहीं करे, इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वुयू बहुत ज्यादा शर्मा गई और कहती है कि चुप करो। सियुआन के दिल में जो शक था कि इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना, अब वो भी किसी हद तक कम हो गया था। खैर वो वहाँ से चला गया। इधर वुयू इससे कहने लगी कि आज की रात तुम अलग रूम में सोने वाले हो, जिसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ये दोनों बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। वुयू कह रही थी कि रास्ता काफी लंबा है, आधे रास्ते तुम ड्राइव कर लेना और आधे रास्ते मैं कर लूंगी। जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। यहाँ बातें शातें भी चल ही रही थी कि वुयू कब सो गई उसको पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो लोकेशन पर पहुँच चुके थे। वुयू उससे कहने लगी कि सारे रास्ते तुमने खुद ड्राइव किया, मुझे उठाया क्यों नहीं। और ये बोला कि 6 घंटे का रास्ता था, मैं नहीं चाहता था कि ये 16 घंटे का हो जाए, मतलब कि वो स्लो ड्राइविंग करती इसीलिए ही। खैर वो वॉशरूम करने के लिए चली गई थी और इधर शेशु को मिस्टर डिंग की कॉल आई। बताया कि मैंने तुम्हारे बैग में एक मेडिसिन रखी थी जो इमोशंस क्रिएट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। शेशु ने उसमें से एक टैबलेट ले ली थी। थोड़ी देर तक वुयू भी वापस आ गई, जिसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ली शियोंग और लिंजू भी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पीछे आ रहे थे, मगर इनका असल मकसद शेशु को गायब करना था। खैर वहाँ शेशु ने जब ड्रिंक पी तो अचानक से उसको कुछ होने लगा और वुयू पूछती है कि तुम लोगों ने ड्रिंक में क्या मिला रखा था। वो लड़का कहने लगा कि एक ऐसी दवाई जो आम लोगों पर तो कोई असर नहीं करती, लेकिन रन की पावर को बिल्कुल आम इंसान की तरह बना देती है, वो भी पूरे 5 दिन के लिए। फिर इनको बिल पकड़ाया जो कि सिर्फ ड्रिंक के लिए ही बहुत ज्यादा था। शेशु वुयू को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है कि मैं इनके साथ निपट लूंगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगी तो कुछ और गुंडे आ गए थे। इधर रिसेप्शन वाला कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तो बस ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर ली शियोंग और लिंजू ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिलहाल वो देखना चाहते थे कि आखिर ये लोग है कौन। जबकि वो गुंडे उन दोनों को अपने साथ ले गए और अपने मास्टर मैक्स के सामने ले आए थे। मैक्स ने जैसे ही शेशु को देखा तो कहने लगा कि अरे ये तो मेरा भाइयों जैसा दोस्त है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। अपने एक बंदे को भी गोली मार देता है। वुयू पूछने लगी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जिस पर मैक्स बोला कि अरे शेशु तुम्हें याद नहीं, हम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस से एक साथ ही तो भागे थे। मैंने तुम्हें कितना कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं आए। देखो आज मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी बना ली है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के हाथों से जो भी लोग भागते हैं उन्होंने मेरे साथ आकर काम करना शुरू कर दिया, और अब रिसेंटली तो मैंने एक टीम को भी पकड़ लिया है। शेशु को सियुआन की बात याद आई कि हमने मिशन के लिए एक टीम भेजी थी, मगर वो गायब हो गई है और उन्हें ढूंढने के लिए ही तो शेशु यहाँ पर आया है। मैक्स बोला कि ये कंपनी मैं तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, क्योंकि इसे स्टार्ट करने की मोटिवेशन मुझे तुमसे ही मिली थी। वो देखो वो निशान, वो तुम्हारा निशान है और मैंने इसे अपना बना लिया। वुयू जल्दी से शेशु से पूछने लगी कि क्या तुम सच में इसके साथ काम करोगे। मैक्स को गुस्सा आ गया कि आखिर तुम हो कौन, बार बार बीच में टांगे क्यों अड़ा रही हो। शेशु वुयू को अपने करीब लाते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं ऑलरेडी ही इसके साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट बना चुका। इसके बाद सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मैक्स अभी भी बिजनेस की बात कर रहा होता है कि बस आज से ये बिजनेस तुम्हारे नाम, तुम यहीं पर रहने वाले हो, कहीं भी नहीं जाओगे। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस है ही तो वहाँ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के हाथों क्यों चढ़ना। भाईचारा दिखाते हुए तो उसे कंट्रोल ही करने लग गया, और जब वुयू बीच में टांग गड़ाती तो मैक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे वुयू उसको बिल्कुल भी पसंद ना आई हो। अपने एक बंदे से कहने लगा कि मैडम को इनके रूम में ले जाओ, काफी थक गई होंगी, और हाँ कुछ खाना भी इनके रूम में पार्सल कर दो। कुछ टाइम के बाद जब शेशु अपने रूम में आया तो उसने देखा कि वुयू बहुत बुरे हालत में पड़ी हुई है। उसके हाथ भी बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसे ड्रग दिया गया हो। वो शेशु से कहने लगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ तुम मुझे, तुम जो भी कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन फिर बाद में उसे कहती है कि नहीं तुम मुझसे दूर रहो, इस वक्त तुम नॉर्मल इंसान हो और अगर हमारे बीच में कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। जब शेशु उसे दूर नहीं हटता तो वो खुद ही वहाँ से जाने लगी कि मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, जबकि शेशु ने आकर उसे हक कर दिया था और कहता है कि यही रुको। उसको शांत करने की कोशिश करता है, उसे लाकर बाथ टब के पास बिठा दिया और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वुयू को इस हालत में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त मैक्स से पंगा भी नहीं ले सकता। तभी उसे पानी की आवाज आई और जब उसने जाकर देखा तो वुयू पानी के टब में बैठी हुई थी। शेशु उसको उठाने लगा कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, मगर वो उठती ही नहीं, तो शेशु भी उसके साथ ही बैठ गया था, ये कहते हुए कि इस तरह तुम्हें कम ठंड लगेगी। जबरदस्ती उसको पकड़ रखा था। इसके बाद उसे बेड पर ले आया और
सोच रहा था कि मुझे इसके लिए बुरा क्यों लगा। क्या इसलिए कि मैंने डॉक्टर डिंग की वो मेडिसिन खा ली थी? शायद ये मेडिसिन काम करने लगी है, इसलिए उसने फिर से एक मेडिसिन ले ली थी। और सुबह जब साथ में नाश्ता करते हैं तो वो कहने लगा कि जो मैं खाऊंगा वही मेरी वाइफ खाएगी। वूयू को ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, जबकि मैक्स को दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो चाहता था कि शेशु सिर्फ मेरा दोस्त रहे और सिर्फ मेरी ही बात माने। दूसरी तरफ ली शियोंग और लिंजू भी यहाँ पर पहुँच चुके थे और किसी भी तरह करके उन दोनों को यहाँ से बचा कर ले जाना चाहते हैं। तभी मैक्स के एक आदमी को पकड़ लिया जिसने लिंजू को पहचान लिया था, क्योंकि ये दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस के सेंटर में एक साथ हुआ करते थे। लिंजू उसे कहने लगा कि मुझे याद है तुम्हारी एक बूढ़ी माँ हुआ करती थी, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो इस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगले इस सीन में वो वूयू के पास कुछ खाना लेकर आता है जिसमें लिंजू का एक छोटा सा नोट था, उसे किसी रूम में मिलने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट सीन में वूयू ने इस बारे में शेशु को भी बताया कि वो दोनों हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच आए हैं, हमें किसी भी तरह करके यहाँ से निकलना होगा और उनके साथ जाना होगा। तभी डोर पर नॉक हुआ। मैक्स शेशु से पूछने लगा कि मैडम ठीक है ना, और वो बोला कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा पेट खराब हो गया है, शायद हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैक्स कहने लगा कि मैं उसे ले जाने में हेल्प कर देता हूँ। फिर उसे व्हीलचेयर पर बिठा कर ले जा रहा था, लेकिन उसके इरादे शेशु को कुछ ठीक नहीं लगते, क्योंकि एलिवेटर में भी उसे साथ जाने नहीं दिया, ये कहकर के इसमें सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। जैसे ही एलिवेटर बंद हुआ तो शेशु भागकर नीचे जाने लगा और मैक्स वूयू को समझाते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो। वो बोली कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। एक बार फिर से आप लोगों को अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में रिमाइंड करवाती चलूं, क्योंकि अब मैं चाइना आ गई हूं, यहाँ स्टूडेंट बनकर रह रही हूं। अब आप मेरी आंखों के थ्रू देख सकते हैं कि क्या चाइना सच में ही वैसा है जैसे कि ड्रामाज में दिखाया गया। वैसे ही क्यूट सी लड़कियां, जेंटलमैन लड़के एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। स्कॉलरशिप पर चाइना कैसे आया जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट एस्टन विस्पर को फॉलो कर लो। मैं तो शेशु के साथ भी मजबूरन रह रही हूँ अपनी बॉडी के वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए। मैक्स ने उससे डील कर ली थी कि तुम खुद तो यहाँ से वापस जा सकती हो, मगर तुम शेशु को अपने साथ नहीं लेकर जाओगी। थोड़ी देर में जब शेशु नीचे पहुँचा तो उसने देखा कि वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो मैक्स को कुछ कह भी नहीं सकता था। खैर उसे उठाते हुए गाड़ी में बिठा दिया। मैक्स वूयू से कहने लगा कि मैडम हमारे बीच में एक डील हुई है, आई होप कि जब आप वापस आओ तो आपको वो याद रहे। यहाँ ड्राइवर लिंजू था और इसको इस बात का डर था कि मैक्स मुझे पहचान ही ना ले, जबकि मैक्स उसे देखकर कहने लगा कि इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने लगे तो ये आदमी मैक्स से कहता है कि अब आगे का काम शेशु पर डिपेंड करता है, और हम देखते हैं कि शेशु ने उन दोनों को इनहिबिटर्स लगा दिए थे, जिससे वो दोनों कुछ टाइम के लिए नॉर्मल इंसान बन गए। और वूयू को तो समझ नहीं आती कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, मगर फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि मैक्स के मनाने पर शेशु भी उसके साथ यहीं पर रह जाने के लिए मान गया था। लेकिन जब वो एलिवेटर से नीचे की तरफ भाग रहा था तो उस एक आदमी को इसने गले से पकड़ लिया, क्योंकि वो कुछ न कुछ जरूर जानता था। उसने बताया कि असल में मैक्स तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, अगर तुम उसका साथ देने के लिए राजी हो जाओ तो वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वो चाहता है कि लिंजू और वो दूसरी लड़की भी इसके टीम में शामिल हो जाए। ये लो तुम उनको वही इनहिबिटर लगा सकते हो जो कल तुम्हें लगा था। शेशु ने भी वो इनहिबिटर्स अपने साथ ले लिए थे। इधर मैक्स के आदमियों ने उन दोनों को तो पकड़ ही लिया था, लेकिन शेशु भी वूयू के साथ ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसे फोर्सफुली अपने साथ रखा हो। इसके बाद मैक्स उन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सेस को छोड़कर मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, यहाँ तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वो दोनों इसके लिए नहीं माने। अब मैक्स ने अपने आदमियों से कहकर उन दोनों को बांध दिया था और वूयू से कहने लगा कि अगर तुम इन दोनों को जान से मार दो तो तुम हमारी टीम में शामिल हो सकती हो। वूयू को ना चाहते हुए भी ऐसा करना था, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं, शेशु भी नहीं, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई, जिसकी वजह से मैक्स के आदमी अभी से मारने ही वाले थे। इधर शेशु उसको अपने लैब पर बिठाते हुए गन पकड़ा देता है और शूट करने लगा, जो कि लिंजू को लगने के बजाय उसके करीब करीब लग गई थी। और वो मैक्स से कहने लगा कि माफ करना, इसे और प्रैक्टिस की जरूरत है, शायद 2 दिन लग जाएं। मैक्स को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया, मगर वो कहता है कि चलो ठीक है, 2 दिन के बाद इनको मार देंगे। जिसके बाद शेशु वूयू को उठाते हुए वहाँ से चला गया। और इधर मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था कि शेशु और मेरे बीच में आने वाली यही लड़की है, जबकि शेशु वूयू के जूते उतार रहा था और वो इसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। साथ ही उसको ताना मार दिया कि आज जिस इंसान ने अपने साथियों का यूज किया, कल क्या पता वो मुझे भी यूज कर रहा हो। उसकी ये बात शेशु को बहुत ज्यादा चुभी। शेशु उसके करीब आते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हें याद
नहीं कि जंगल में जाकर हमें वो फ्रेगमेंट लाना है। मगर वुयू कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे अपना प्लान एडवांस में क्यों नहीं बताया, और जो मर्जी हो जाए मैं अपने साथियों का यूज तो कभी भी नहीं करूंगी। दोनों के बीच में ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और शिएशु इसके साथ जबरदस्ती करने लगा क्योंकि वुयू उसकी कोई भी बात सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थी। वुयू इसको ऐसे जबरदस्ती करते हुए देखकर वो पेंडेंट इसमें चुबाने ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर वो इसके ऊपर से हट गया था। साइड पर आकर लेट जाता है। वुयू भी वहीं पर बैठी रही और शिएशु उसकी थोड़ी देर पहले कही हुई बात के बारे में सोच रहा था कि आज तुमने अपने साथियों का यूज किया, कल क्या पता मुझे भी यूज कर रहे हो। वैसे ये बात तो सच ही थी कि वो वुयू को यूज कर रहा है, लेकिन अब हालात थोड़े बदल चुके थे क्योंकि वो वुयू को पसंद करने लगा था। अगली सुबह वुयू सोई हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो सामने खाने का प्लेट पड़ा हुआ था। इससे पहले कि उसे खा पाती तभी शिएशु उसके सामने आते हुए कहने लगा कि अगर खाना खाना चाहती हो तो जाकर पहले हैंड वॉश करो। वुयू उसको अचानक से देखकर डर गई थी। पूछने लगी कि तुम्हारी आंखें इतनी स्वेल्व क्यों हो गई है, डार्क सर्कल भी आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को सो नहीं पाए अपने बुरे कारनामों की वजह से। तभी वहाँ पर मैक्स आया जो कहता है कि शिएशु मैं तुम्हें कंपनी का विजिट करवाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। शिएशु वुयू को पकड़कर अपने लैब में बिठाते हुए कहने लगा कि ठीक है, इस तरह मैं अपनी बंदी को जरा ताज़ा हवा भी लगवा दूंगा। और नेक्स्ट सीन में वो लोग कंपनी का विजिट कर रहे थे। मैक्स ने ऊपर करके एक जगह बताई कि यहाँ पर हमने इनहिबिटर्स और बाकी के ड्रग को सेव करके रखा हुआ है ताकि हम इसे अपने आदमियों के लिए यूज कर सके। वुयू की नजरें वहीं पर टिकी हुई थी क्योंकि वो ली शियोंग और लिंजू को उनकी पावर वापस दिलाने के लिए उन्हें इनहिबिटर्स देना चाहती थी। मैक्स की नजरें भी उसी पर ही टिकी हुई थी क्योंकि उसे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। खैर वो आगे लेकर आया एक और स्टोर की तरफ और बताया कि हमारे सारे वेपन्स यहीं पर पड़े हुए हैं। शिएशु के सामने वो वुयू के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था कि अगर आपको इसमें कोई गन पसंद आए तो आप ले सकती हो। जिसके बाद शिएशु कहने लगा कि चलो आओ मैं तुम्हें पसंद करवाता हूँ। अंदर जाकर वुयू की नजर कुछ बुलेट्स पर पड़ी जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि बाद में लिंजू और लिशियों को दे सके, जो वो अपने ट्राउजर के पांचे में छुपाने लग गई। इधर शिएशु उसके लिए गन पसंद कर रहा था और उसकी इस पर नजर पड़ जाती है तो धीरे धीरे करके इसके करीब आया और मैक्स की आवाज निकालते हुए कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। वुयू बहुत ज्यादा डर गई थी और यहाँ उसने बात बदल दी। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आए और वो पाँव घसीटते हुए आ रही थी तो मैक्स उससे पूछने लगा कि अचानक से तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ, मुझे दिखाओ जरा। इससे पहले कि वो इसका पांचा उठा पाता शिएशु उसको पीछे हटाते हुए कहने लगा कि असल में कल रात में जरा ज्यादा हार्श हो गया था, इसीलिए ही इसके पाँव पर चोट आ गई और ये मेरी वाइफ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी चीजों को कोई भी हाथ लगाए, तुम भी नहीं लगा सकते। ये कहकर वो वुयू को उठाते हुए वहाँ से चला गया। मैक्स का आदमी उसे कहने लगा कि भाई ये तो तुम्हें कोई और पर्सन कहकर चला गया और वो इसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट सीन खाने का दिखाया गया और मैक्स वुयू से कहने लगा कि चलो अब वक्त आ गया है इन दोनों को मारने का, तुमने प्रैक्टिस भी यकीनन कर ली होगी। बेचारी वुयू को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो गन उठाती है इन लोगों को मारने के लिए लेकिन उसे हो नहीं पा रहा था। लिंजू बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे शूट कर दो, मैं कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। जबकि इधर शिएशु उसका पोस्टर ठीक करवाने लगा, एक चॉपस्टिक को उसकी बॉडी पर से घुमा रहा था और बता रहा होता है कि अपना पोस्टर कैसे सीधा रखना है, कैसे तुम गोली चला सकती हो। फाइनली अब वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई थी, शूट करने के लिए भी रेडी थी और अचानक से उसके हाथ से गोली चल गई। इसके बावजूद भी कोई एक भी गोली उन दोनों को नहीं लग पाई और शिएशु उसके हाथ से गन लेते हुए कहने लगा कि तुम जैसी नालायक स्टूडेंट मैंने कभी भी नहीं देखी, हम कल ये वाला मिशन कंप्लीट करेंगे। वुयू बोली कि तुम अच्छे टीचर हो ही नहीं और इधर मैक्स को दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था कि ये लोग दिन ब दिन करके लेट करते जा रहे हैं। इसके बाद दोनों जब रूम में आए तो वुयू सोच रही थी कि कल का दिन मैक्स ने हमें लास्ट डे दिया है, मुझे कुछ भी करके उन दोनों को छुड़ाना होगा। तभी उसने एक जोरों की चीख मारी और जब शिएशु इसके पास आया तो कहने लगी कि जरा विंडो के पास देखो वहाँ पर कौन है। जब वो विंडो के पास आया तो उसने पीछे से इसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर देखने लगी कि इसको ज्यादा कोई चोट तो नहीं आई ना, कुछ भी सीरियस नहीं लग रहा। फिर घसीटते हुए इसे बेड पर ले जा रही थी। यहाँ एक लैंप शिएशु के पाँव से लगकर गिरने ही वाला था और शिएशु जल्दी अपनी आंखें खोलकर उसको सीधा कर देता है, यानी कि वो भी वुयू को बेवकूफ बना रहा था। बेचारी वुयू को कुछ भी पता नहीं चला, उसको बेड पर लेटाकर सोच रही थी कि हम दोनों का रास्ता कभी भी एक नहीं था और फिर विंडो के थ्रू वहाँ से बाहर जाने लगी। मैक्स ने उस पर नजर रखी हुई थी क्योंकि वो पहले से ही इसके इरादे जानता था और अपने आदमियों से कहता है कि इसे कुछ भी मत कहना, इसे करने दो, पता तो चले ये करना क्या चाहती है। जबकि वुयू ने इनहिबिटर्स के पास बॉम्ब लगा दिया था जिसकी वजह से वो सारे इनहिबिटर्स तबाह हो गए। सभी आदमियों की अटेंशन उस पर पड़ जाती है क्योंकि वो सभी लोग रन थे और वो इनहिबिटर्स के बगैर नहीं रह सकते। जबकि वुयू को वेपन्स वाले रूम में जाने का मौका मिल गया, पासवर्ड तो उसने पहले से ही देख लिया था। अंदर जाकर वो वहाँ से कुछ गन निकालती है। इधर मैक्स अब उसका सारा खेल समझ चुका था कि असल में वो करना क्या चाहती है। जबकि दूसरी तरफ वुयू अब बहुत कॉन्फिडेंट होकर आ रही थी, वो भी गोलियां चलाते हुए। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शिएशु ने पहले ही इसको सही तरीका सिखा
दिया था। शायद वो जानता था कि वुयू कुछ ऐसा ही करेगी। आगे बढ़ते हुए वो ली शियोंग और लिंजू को छुड़ाने के लिए आ जाती है। वो दोनों भी इसे देखकर हैरान थे, जबकि ये उन दोनों को गन पकड़ा देती है कि अब आगे की जिम्मेदारी तुम दोनों की। तब तक पीछे से मैक्स और उसके आदमी पहुंच जाए थे, जो इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि ये लोग जल्दी जल्दी से चुप गए। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे और इनके करीब आ रहे होते हैं, इससे पहले कि इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाते। तभी पीछे से विंडो तोड़कर एक गाड़ी आती है, जिसे देखकर सब लोगों की अटेंशन उसकी तरफ हो गई और उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से उसमें से शिएशु बाहर निकला, जो उन सबका मुकाबला कर रहा था। वुयू भी अचानक से उसको देखकर हैरान हो गई। सबको ढेर करने के बाद शिएशु ने उन तीनों को यहाँ से भागने के लिए कहा। वो जाने ही लगते हैं कि तभी वुयू खड़ी होकर उससे हाथ मिलाने लगी। इससे पहले कि शिएशु आगे बढ़ता, मैक्स ने उसको गोली मार दी थी। अब उसको तो लिंजू ने ढेर कर दिया, लेकिन बेचारा शिएशु, खैर उसको गाड़ी में लाकर बिठा दिया गया और ली शियोंग ने तो उस पर गन ही ताम ली। वो कहती है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की, इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। वो बोला कि मैंने कोई गद्दारी नहीं की, तुम लोग वीक थे, बस इसीलिए ही पकड़े गए। वुयू ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि चुप बैठे रहने वालों में से वो था नहीं। खैर लिंजू ने बताया कि आप लोग आगे चलो, हम पीछे से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद दोनों गाड़ियां वहां से रवाना हो गई। रास्ते में शिएशु ने वुयू को बताया कि तुम ड्राइव काफी अच्छा कर लेती हो, जबकि इधर मैक्स के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, जिनका मुकाबला ली शियोंग और लिंजू कर रहे थे। कभी एक फायर करने के लिए आगे आ जाता तो कभी दूसरा आ जाता। इस तरह ये तमाशा चलता रहा और आखिरकार उनके हाथों से काफी दूर निकल आए थे। शिएशु कहने लगा कि तुम्हें वो फ्रेगमेंट चाहिए ना, तो जंगल की तरफ चलो, इससे पहले कि मैक्स वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैक्स लोग भी इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन जंगल में इतना स्मोक देखकर वो रुक गए कि हम सुबह जाएंगे। खैर वुयू इस स्मोक में भी तेजी से जंगल की तरफ जा रही थी और इसी दौरान अचानक से उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। उसने शिएशु की तरफ देखा कि वो तो पहले से ही बेहोश हो चुका था। इसे खुद भी पता नहीं चला कि कब इसकी आंखें बंद हो गई और कुछ टाइम के बाद जब इसकी आंखें खुली और इसने इधर उधर देखा तो ये उस जंगल में थी ही नहीं। इवन के साथ वाले क्लॉक में डेट, टाइम और ईयर की अनाउंसमेंट हो रही थी, जो कि 2020 था। ये सुनकर वुयू हैरान हो गई कि क्या 2020? मैं तो 2025 में थी, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ? तभी अचानक से उसकी नजर शिएशु पर पड़ी, फिर फौरन से उसके पीछे जाने लगी और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी यहाँ पर खत्म हुआ। गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही ले आऊंगी। तब तक आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना ना भूलें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें।